नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रश्नों की श्रृंखला में। ये हम लोगों का पहला महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन प्रीएम्बल के बारे में। इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक एक टॉपिक को उठाएंगे और उनके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि पूरी तरह से जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग उठाएं, जैसे हमने पॉलिटिक्स उठाया है, इसके जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने वीडियो में बनाए हैं, उनके सारे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को चैप्टर वाइज हम लोग देंगे। और ये सारे क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे, यदि आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो उम्मीद ये की जा सकती है कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे वो आयोग की परीक्षा हो, वो सारे क्वेश्चंस उसमें से आपको मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जाती है। और ज़रूर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की और जानते हैं। हम लोग डिटेल भी करेंगे कि क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आप लोग बहुत सीरियसली इन क्वेश्चंस को देखिए और समझने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चन समाहित होंगे, आपको उसकी डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है 25 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आए हैं। भारतीय उद्देशिका, भारतीय प्रस्तावना या इंग्लिश में से कहिए तो प्रीएम्बल के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और आप लोग सीरियसली इसको, बहुत ही सीरियसली इसको क्वेश्चंस को पढ़िएगा और स्वतः से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और फिर उसके बाद में हम आपको सहयोग करेंगे इस प्रश्नों के डिटेल देने के बारे में के बाद में। और फिर आगे चल करके जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम लोग ऑनलाइन भी देखेंगे और सारे प्रश्नों को देखेंगे, आप लोग उसके जवाब देंगे, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन पहला है बच्चों, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके बारे में हमको विचार करना है प्रश्नों के बारे में। क्या कह रहा है पहला, उसमें जो ऑप्शंस है आपका विचार करने के लिए जो कथन है, नंबर 1 में है उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और तीसरा प्रश्न आपका है, इसमें तीसरा जो कथन है वो यह है उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब बताना क्या है, इसमें से 3 कथन दिए हुए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। देखिए पूछा क्या है कि इसमें सही नहीं है कौन से क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखिएगा। क्या होता है, एक्साइटमेंट में बच्चे सीधे जवाब दे जाते हैं कि प्रश्नों को पढ़ा और उसमें से राइट या रॉन्ग का चुनाव कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बताना ये है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको देखना होगा। आइए पुनः देखते हैं कौन से प्रश्न सही नहीं है, एक एक का विश्लेषण करते हैं। उद्देशिका, पहला है आपका उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। क्या आपकी राय है, माना जाता है कि नहीं माना जाता है? उद्देशिका संविधान का अंग है। ठीक है बच्चों, उद्देशिका जो आपका है वह संविधान का अंग है। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के जो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि यह संविधान का अंग है। और इसमें किसमें, उद्देशिका में क्या किया जा सकता है, उद्देशिका में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते उसकी मूल जो प्रवृत्ति है, उसकी जो मूल आत्मा है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, आधारभूत संरचना नहीं बदलनी चाहिए, परिवर्तन किया जा सकता है। तो उद्देशिका में था, उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है, तो कह रहा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है वो। तो उसमें आपको बताना है कि क्या होगा, तो ये गलत है आपका, ठीक है। ये आंसर आपका जो है वो गलत की श्रेणी में आ जाएगा, आपको इसमें से आपको गलत कर दिया जाएगा, ये आपका गलत ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग बच्चों, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ऐसा है क्या? उद्देशिका कभी ऐसा कार्य करती है? मतलब जो उद्देशिका क्या, विधायिका जो है यानी कि हमारी जो भी संसद है, अगर हम सेंट्रल स्तर पे देखें तो संसद है, कि शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मार्गदर्शित करने का कार्य करती है उनको, कि मतलब कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसमें ऐसा कुछ ना करें आप कि जिससे कि मतलब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल जाए, तो ये चीज़ तो है उसमें। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि मतलब इसमें आपको कहीं से भी विधायिका की शक्तियों पर नियंत्रित करने का कार्य नहीं करती, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों ऑप्शन जो पहले और दूसरे थे, ये दोनों गलत हैं, और आपको बताना था इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं, तो ये दोनों सही नहीं आपके हो गए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। हाँ, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। उद्देशिका जो आपकी है वो पंडित नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, लाया गया था। तो प्रस्तावना जो आपकी है, ये उद्देश्य प्रस्ताव आपने देखा था, नेहरू जी ने सबसे पहले आपको जो है संविधान सभा के पटल पे रखा था। ये तिथि आपको पता ही होगी, 13 दिसंबर की डेट थी। और आप इसका जवाब अगर ढूंढना चाहें तो आप बताइएगा कि पारित कब हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को मतलब पारित कब कर दिया गया था। तो ये डेट अगले महीने की जनवरी की है, वो डेट कौन सी है ये आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका, फिर ये ऑप्शन जो आपका है ये बेटा करेक्ट आपका बनता है, सही बनता है ये आपका आंसर, ये आपका सही है, ठीक है। तो अब करना क्या था, हमें बता ऊपर में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं आपका कौन कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा सही नहीं है ना। तो इसमें से आपका ये हो जाएगा आंसर, आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हम लोगों की पहले प्रश्नों की श्रृंखला है, तो थोड़ी सी अगर त्रुटियाँ कहीं से आपको महसूस हो रही होंगी तो उसको थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। हम लोग बस क्वेश्चंस पे ध्यान दें कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। यानी कि इसमें से कौन सा क्रम हम लोगों को सही है ये आपको बताना है, देखना है। देखिए आप लोग इस टॉपिक को जो सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा होगा उद्देशिका का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए पूरी तरह से। जिन बच्चों को प्रियम्बल याद है वो तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास प्रियम्बल नहीं तैयार है उनके लिए थोड़ी समस्या होगी इस प्रश्नों को थोड़ा सॉल्व करने के लिए। तो कृपया करके आप लोग अगर चाहते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस आपका हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि प्रश्नों को प्रियम्बल को पूरी तरह से फिर से एक बार रट लीजिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक आप कोई सीट कवर नहीं कर लेते हैं, आयोग की रिजर्व नहीं कर लेते हैं अपने लिए, तब तक आपको उद्देशिका बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और भारतीय नागरिक होने के नाते उद्देशिका तो आपको ज़रूर आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या कि कौन सा क्रम सही है, ठीक है, सही क्रम बताना है। यानी कि आपको जो हम प्रियम्बल पढ़ेंगे है ना, प्रियम्बल में कौन सा क्रमबद्ध तरीके से शब्दों का जो श्रृंखला है वो कौन सी क्रमबद्ध तरीके से आपकी लागू की गई है ना, तो वो बताना है। पहले में क्या, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और चौथा है समाजवादी। तो क्या संविधान में इस रूप में इसको उल्लेखित किया गया है, इस बात को बताया गया है। तो ये आपको जब पढ़े होते तो आपको पता होता। तो हमें पता क्या होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली
इस तरह से आपका उद्देशिका को पूरी तरह से आपको ज़बानी याद होगा, तभी ये क्रमबद्ध तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आप देखते हैं कौन कौन सा है। तो ये पहले वाले क्रम में तो क्या ये शब्द पहले यूज होता है, तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है आपका, वो शब्द आपको सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द आपका आना चाहिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द होना चाहिए। तो आप पहले इसी चीज़ को देखिए, थोड़ा आसान बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहला शब्द आपका है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी, इसके बाद फिर पंथ निरपेक्ष और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द आएगा। तो ये सीक्वेंस में अगर आप देखते हैं बच्चों, तो आपको ये मिलता है, जो वो मिलता है आपको ऑप्शन डी मिलता है, जिसमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो शब्द यूज होता है वो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, वो पहली लाइन वाला ही इस पूरा सीक्वेंस है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक, ये जो क्रम आपका है वो सेम चीज़ लिखी हुई है। तो ऑप्शन डी जो आपका है इसमें, ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ओके, ये बच्चों आप लोगों का तीसरा प्रश्न है आपके सामने। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ठीक है, तो लोकतंत्र आप जान लीजिए दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता डायरेक्टली, जनता के प्रतिनिधि एक तरह से कहिए जाते हैं और वो सारा निर्णय लेते हैं, मतलब यानी जनता का रोल पूरी तरह से उसमें होता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें जनता के प्रतिनिधि जाते हैं और एक सदन का निर्माण करते हैं एक तरह से कहिए। फिर उसके बाद में वहाँ पर, जैसे हम भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत में क्या होता है कि हम लोग अगर सेंट्रल की बात करें तो एमपीज़ का चुनाव हम लोग करते हैं, और एमपी लोग क्या करते हैं, जो हमारे सांसद लोग हैं वे हमारे लिए विधि निर्माण करने का कार्य संसद में करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो संसद जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद, उतने ये माना जाता है कि उतने लोग सहमत हैं उस बात से। समझ रहे हैं बात को? यानी एक बार अगर आपने अपना प्रतिनिधि चुन लिया तो वो प्रतिनिधि जो भी संसद में कार्य कर रहा है, ठीक है, चाहे आपकी सोच के अनुकूल कर रहा हो या आपकी सोच के प्रतिकूल कर रहा हो, ये माना जाएगा कि इतने जो है जनता इस पक्ष में है। समझ गए होंगे आप लोग बात को? तो ये एक तरह से कहिए कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये व्यवस्था दिखती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, डायरेक्टली जनता जो अपना प्रतिनिधि चुनती है, एक तो ये होता है, और उसके बाद में सीधे डायरेक्टली वर्क होता है। तो खासतौर से ये पूरे विश्व में अगर आपको बहुत अच्छा देखना हो एग्जाम्पल इसका, तो आपको स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा। वहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से सारी व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ पर 7 लोग मतलब प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से चुन करके इलेक्ट होते रहते हैं बार बार। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सीधे कोई भी बात कहती है अपने आंदोलनों और अपने माध्यमों से, तो सरकार को तुरंत डायरेक्टली सुनना पड़ता है और चीज़ें करती हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये थोड़ा जटिल हो जाता है। जैसे भारत में आप देखिए कि भी किसानों का मुद्दा चल रहा है, अब उसमें क्या है, बहुत सारे किसान जो है स्ट्राइक पे लगे हुए हैं। अब उसमें क्या है कि कुछ सांसद उसके समर्थन में, कुछ नहीं समर्थन में है, तो जनता डायरेक्टली कुछ कर नहीं पा रही है ना, डायरेक्टली उस पर चीज़ें हो नहीं पा रही। लेकिन बाकी जगहों पे यहाँ प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ पे थोड़ा और स्वरूप दिखाई देता है भिन्न रूप में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तीसरा दोनों का मिश्रित स्वरूप है, और अगला जो चौथा आपका ऑप्शन इसमें है दोनों में से कोई नहीं। तो बेटा भारत में जो है, भारत में आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने अभी चर्चा की आपसे, तो भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा तीसरे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? कौन भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो आपके तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शंस दे रहा है, संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा है भारतीय राज्य की प्रकृति, और तीसरा है संविधान के उद्देश्य, और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। तो क्या कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना के तत्व। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो बेटा आपको अगर देखना होगा तो इसमें ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा
और चौथे में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो एक बात आप जान लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो तत्व हैं उसमें आप लोग देखेंगे, इसमें से एक एक क्रम को फिर से देखें। संविधान के अधिकार का स्रोत, देखिए ये बात अगर आप देखते हैं, उद्देशिका क्या करती है, उद्देशिका जो हमारा है उससे क्या है, ये आधारभूत, उसको क्या कहा गया, बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज वाले बाद में क्या कहा गया है कि उद्देशिका में उतना ही परिवर्तन किया जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। तो संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो प्रस्तावना है, बिल्कुल डेफिनेटली। यानी कि कोई भी आर्टिकल जब पढ़ेंगे हम तो उस आर्टिकल को हमेशा इस बात उसी क्रम में पढ़ेंगे कि उद्देशिका कहीं इफेक्टिव ना हो। यानी कोई भी आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई उद्देशिका के कोई भी प्रश्न को आप मतलब कोई भी अनुच्छेद है आपका, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप कुछ इस स्वरूप में पढ़ रहे हैं कि उद्देशिका में जो बात कही गई है उस पर अतिक्रमण कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो इस नाते संविधान के अधिकार का स्रोत है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका, ये सही ऑप्शन आपका है। इसमें आपको बताना भी था कि मतलब कौन से ऑप्शन सही, मतलब कौन कौन से कूट सही बता रहे हैं। तो ये पहला सही हो गया आपका। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति, भारतीय राज्य की प्रकृति जो है उसके बारे में जो कह रहा है वो कैसी प्रकृति है भारतीय राज्य की प्रकृति। तो ये प्रस्तावना के तत्व है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक व गणतंत्रीय राज व्यवस्था वाला देश है। तो इसकी प्रकृति भी कैसी है, वो बिल्कुल इसी की प्रकृति है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो तत्व हैं ये इसकी प्रकृति के संदर्भ में भी है, तो ये भी आपका इसमें सही हो जाएगा। बी भी आपका मतलब यहाँ दूसरा भी सही है। संविधान के उद्देश्य, जो इसके उद्देश्य हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें है कि उद्देश्य क्या है, न्याय की प्राप्ति हो, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, समानता व बंधुत्व संविधान के, ये सब सारे क्या है, संविधान के उद्देश्य है। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है कि उद्देशिका क्या क्या करता है। उद्देशिका में कुल क्वेश्चन, अगर आप इसका निचोड़ देखना चाहें, क्वेश्चन थोड़ा देख करके आपको थोड़ा कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा, ये एक्चुअल में पूछ ये रहा है इसमें कि आपको संविधान की प्रस्तावना से तत्व हैं, या आप इसमें से समझें तो यहाँ पे सॉरी देखिए मिस्टेक लिखा है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्रस्तावना से तत्व नहीं, प्रस्तावना के तत्व होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आपको करना होगा बेटा, यहाँ पर ये से ना हो करके यहाँ पर आपको के होना चाहिए था, ये कंप्यूटर एरर है, थोड़ा इसको ध्यान में आप रखिएगा। तो यहाँ पर से की जगह पर आपको के होना चाहिए। ठीक है, के, ठीक है, प्रस्तावना के तत्व हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सही हुआ, तो वही मैं समझ रहा था कि लैंग्वेज कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसमें तत्व कौन कौन से हैं, संविधान के अधिकार का स्रोत है, बिल्कुल है। अब देखिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आंसर आप दे पा रहे होंगे। भारतीय राज्य की प्रकृति जो है, ये कह रहा है भारतीय राज्य की प्रकृति है, बिल्कुल सही है, ये भारतीय राज्य की प्रकृति है। इसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, संविधान का उद्देश्य जो कह रहा है, संविधान के उद्देश्य में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी आपको मिलता है यहाँ से, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना के तत्व हैं बिल्कुल इसमें। चौथा है संविधान लागू होने की तिथि, इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए उद्देशिका में कह रहा है ना 26 नवंबर 1949 है, तिथि का उल्लेख कर रहा है ना, तो संविधान लागू होने की तिथि के बारे में यहाँ पे वैसे उल्लेख कर दिया, यानी कि ये चीज़ें भी इसमें हैं। तो बेटा ये चारों ऑप्शंस आपके इसमें सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, यानी चारों सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ऐसे करते रहिए, सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे समझ में आएंगे। क्वेश्चन थोड़े से टफ मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये लगे है ना कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको उतना उपयोग नहीं आ पाता है, उतना लाभ आपको नहीं दे पाते हैं, तो इस नाते प्रयास किया जा रहा है कि क्वेश्चन थोड़े से कठिन हो। क्वेश्चन कठिन से डरिएगा मत, उसको समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे आते हैं, 25वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका कह रहा है उसमें ये कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार से व्यवस्थित करिए, यानी कि जिस क्रम में संविधान में ये शब्द आपके दे रहे हैं उसी क्रम में इसको व्यवस्थित करना है ना। तो इसमें कह रहा है पहला समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय।
ठीक है, ये बात इसमें बताई है। तो सबसे पहले कि किस चीज़ के बारे में बात की, फिर वही बात आ गई कि संविधान को आपको पढ़ना होगा। संविधान को पढ़ना होगा का मतलब है कि उद्देशिका को आपको रटना होगा और उद्देशिका से आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। इससे एक सीख मिलेगी आपको कि उद्देशिका कितनी महत्वपूर्ण है, प्रियम्बल कितना महत्वपूर्ण है, उसको याद करना ये आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चारों शब्द जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय दिया है, इनको आप क्रम तरीके से देखने का प्रयास करिए। तो एक एक चीज़ ये आप लोग जानते रहिए कि क्रम में व्यवस्थित क्रम में आपको बनाना होगा। ठीक है, तो इसको बनाइए आप लोग क्रम में। कैसे बनेगा आप लोगों को, तो प्रस्तावना को आपको मालूम होना चाहिए पहले कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपने पढ़ा होगा। फिर विचार के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात कर रहा है ना। तो न्याय में आपको देख रहा है, तो न्याय सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, क्रम में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, न्याय की बात करेगा ना। तो क्रम में आपको देखना होगा न्याय। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से एक बार मैं प्रियम्बल पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए आ गया ना, ये सबसे पहले आया। तो सबसे क्रम में आपका ये जो चौथे नंबर पे न्याय है ये पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा बच्चों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो दूसरे क्रम में आपका जो आपका आएगा क्या, वो स्वतंत्रता आपकी हो जाएगी। क्लियर। और तीसरी जगह पे आप देखेंगे और तीसरे वाले क्रम में तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्या होगी, समता। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। यानी नंबर 1 पर आपका न्याय होगा, दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता होगी और तीसरे नंबर पर आपका समानता हो जाएगा। तीसरे नंबर पर समानता होगा और डेफिनेटली उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंत में बंधुता बढ़ाने की बात इसमें शामिल की गई है। ठीक है, बंधुत्व की बात कह रहा है, तो ये चौथे नंबर पे लास्ट में आपका आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो भी ऑप्शन बन रहा है उसमें क्या है, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा का क्रम बनेगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें से आगे स्लाइड करते हैं, इसमें से कौन से आ रहा है। पहले ऑप्शन में चौथा था, फिर उसके बाद हमारा क्या था, स्वतंत्रता वाली बात थी, यानी कि दूसरा वाला था। यानी कि हमारा क्रम जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, ये बी वाला आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। ओके, ठीक है। आइए अब ये क्वेश्चंस देखिए, जो बच्चे वही जवाब दे पाएंगे जिन्होंने उद्देशिका को सीरियसली पढ़ा है, जिन्होंने लाइटली लिया है, उसको मजाक में लिया है, उनको थोड़ा मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, आइए देखते हैं छठे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और बंधुत्व। तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि 3 ही शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 ही शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे, कौन बताएगा। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बंधुत्व शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन, ये इजी क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सरल क्वेश्चन था, जो पढ़े होंगे तुरंत उसका जवाब दे लेंगे। तो ऑप्शन इसमें छठे का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों का कह रहा है वो ये बता रहा है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है। ठीक है, उपबंधों में हुआ है। ठीक है, किसके बारे में कह रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किन उपबंधों में हुआ है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी होगी। कह रहा है उद्देशिका में हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोग पढ़ रहे हैं उद्देशिका में है कि नहीं है, 100% है उद्देशिका में। अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात कह रहा है। ठीक है, तो न्याय तो बिल्कुल है उसमें, यानी उद्देशिका पहला हो गया। फिर क्या फंडामेंटल राइट में है कि नहीं है, यानी मूल अधिकार में है कि नहीं है। ठीक है, ये देखना होगा। तो मूल अधिकार में है कि नहीं है, बताइए आप लोग, कोशिश करिए। फिर तीसरा आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया है। और चौथा है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो बेटा फंडामेंटल राइट में कहीं पर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई। अगर किया गया है तो उद्देशिका में किया गया है। और जो राज्य को निर्देशित जो करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ
स्टेट पॉलिसी जो बताता है वहाँ पर इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शंस पहले और तीसरे होंगे। मूल कर्तव्यों में भी इसका कोई उल्लेख, कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आपका पहला और तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये करेक्ट है आपका, और देन इसके बाद में आप देखेंगे तो आपका इसके पहले वाला उद्देश्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उद्देशिका हो जाएगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी उद्देशिका के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन हमारा सही नहीं है, ये देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, सही नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा, नहीं है यानी बाकी सब सही होंगे, कोई एक सही नहीं होगा। क्या कह रहा है, उद्देशिका संविधान का एक अंश है, यहाँ पे अंग होना चाहिए, अंश भी कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंश भी कह रहा है, सही है। अंश शब्द, इसे भ्रमित मत होइएगा, अंक या अंश कह रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मिस प्रिंटिंग नहीं है। ठीक है, मिस प्रिंट नहीं है ये। उद्देशिका संविधान का एक अंश है, बिल्कुल सही है, ये है। तो दूसरा फिर कह रहा है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, बिल्कुल डेफिनेटली है, क्यों नहीं है भाई। उद्देशिका में उल्लेख है ही नहीं है भाई, बिल्कुल है। उद्देशिका से ही तो संविधान पढ़ा जाता है, यानी संविधान हम जब पढ़ेंगे और कहीं थोड़ी सी भ्रमित होंगे, है ना, तो उद्देशिका हमको लाइन पे लाएगी, हैं, हमको सीधे एक सिस्टमेटिक, मतलब किसी भी अनुच्छेद को सही पढ़ा जा रहा है कि गलत पढ़ा जा रहा है, इसका निर्णय लेने में जो मतलब निर्णय कैसा होगा, उद्देशिका के आधार पर इसका निर्णय होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। और फिर तीसरा है बच्चों, 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, बिल्कुल जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, अभी हम लोगों ने बात की है। ठीक है, 3 शब्द हम लोगों ने जोड़ा था, क्या क्या था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो ये तीनों तो सही निकल गए बेटा। चौथा देखते हैं, शब्द पंथनिरपेक्षता सदैव उद्देशिका का एक अंश था। नहीं भाई, ये तो फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये तो बहुत हम लोगों का क्या हो रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा है, यानी गलत हो गया। तो बाकी बचे हम लोगों के कितना बेटा, सारे क्वेश्चंस हम लोगों के बचे, यानी कि ये आपको गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, 9वां क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहा है। धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, ये 5 मतलब कुल टोटल 5 स्वतंत्रताओं के बारे में कह रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर जो है हमको अपने, जैसे हम भारतीय संविधान में अगर हम देखेंगे स्वतंत्रताओं के बारे में, तो हम उद्देशिका से थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये उद्देशिका से ही रिलेटेड आपको है कि यहाँ पर स्वतंत्रताएं कौन। तो पहले धर्म की स्वतंत्रता आपको मिली है, ठीक है, और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली है। 2 स्वतंत्रताएं आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि भारतीय संविधान 2 तरह की स्वतंत्रताएं देता है। एक तो धार्मिक स्वतंत्रता हमको देता है, ठीक है, वो हमको बिल्कुल 100% मिला हुआ है, हमें धर्म के आधार पर हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। और दूसरा हम लोगों को जो दिया गया है, वह दूसरा हम लोगों का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो इसमें आप देखेंगे, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में केवल जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो हमारी स्वतंत्रता है, 5 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये उद्देशिका के प्रश्न में आपको देखेंगे, अगर पढ़ेंगे आप कि उद्देशिका, तो क्या पढ़ेंगे आप लोग, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कुल टोटल कितनी 5 स्वतंत्रताएं हैं ना, 5 स्वतंत्रताओं का। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार, अभिव्यक्ति, तो विचार 5वां हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, कहीं नहीं दिख रहा है आपको इसमें, धर्म आपको दिखा, धर्म, और उपासना दिख रहा है तो उपासना भी नहीं है। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं बेटा उद्देशिका हमको देने की बात कहती है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन पहला और पाँचवां हो जाएगा बच्चों। तो इसमें जो भी आपका क्रम है पहले और पाँचवां, यानी कि ऑप्शन ये सब पे सी नंबर का ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 10 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है वो बेटा हम लोगों का क्या है, इसमें देखते हैं। कह रहा है संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है इसमें पढ़िए। केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, इसमें केवल शब्द लगा दिया। केवल आंतरिक मामलों यानी कि भारत के बारे में अगर बात की जाए तो भारत आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से संप्रभु है। ठीक है, सॉवरेनिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, संप्रभुता की बात कर रहा है। तो केवल आंतरिक निर्णय लेने में संप्रभु है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा कह रहा है केवल बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति है। नहीं भाई, केवल बाहरी शक्ति में केवल पूर्ण रूप से निर्णय ले सकते हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। दोनों मामलों में हम लोग देख सकते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में इसके बारे में स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। तीसरा है आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। जी हाँ, बिल्कुल है, हम लोगों के पास इसकी शक्ति है। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। ठीक है, ये हाँ आंतरिक मामलों में लेने की शक्ति है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये ऑप्शन सी आपका इसमें से बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें होगा कि भारत सरकार जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसका किसी भी राष्ट्र का उस पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, कॉमनवेल्थ को लेकर के लोग कहते रहते हैं, टिप्पणी ऐसी आती है कभी कभी, आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पर देखा होगा, जिसमें वो लोग जब अभी आ रहा है हम लोगों का 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे का डे आ रहा है, दिन आ रहा है हम लोगों का, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि लोग ऐसे मैसेज देते हैं कि भारत जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर है, तो राष्ट्रमंडल का मेंबर है, तो वहाँ पर उसमें कहते हैं कि मतलब इस नाते उसकी संप्रभुता प्रभावित नहीं। ऐसा कुछ नहीं, भारत पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, इसकी संप्रभुता पूरी तरह से कहीं से भी किसी भी एग्रीमेंट से कहीं प्रभावित नहीं होती है, ये दिमाग में अपने रख लीजिए। आंतरिक और बाह्य मामले में भारत सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान क्या निहित है। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। मूल दर्शन। ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए इसमें ऑप्शंस बेटा थोड़ा सा इसमें मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसमें आपको जो बन रहा है उसमें इसमें साम्यवादी स्वरूप है। अगला है साम्यवादी स्वरूप, साम्यवादी स्वरूप। ठीक है, और चौथा है आपका नास्तिक राज्य, नास्तिक राज्य। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। अब आपको बताना है प्रस्तावना के संविधान का क्या निहित है। ठीक है, तो भाई सामान्य सा प्रश्न इसमें है, ये प्रस्तावना को पढ़ने से क्या होता है, भारत का जो मूल दर्शन है, संविधान का मूल दर्शन हो जाता है। किसी भी राष्ट्र का बेटा यदि आपको संविधान समझना है तो आप उसकी उद्देशिका को, उसके प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में वो राष्ट्र किस रूप का है, उसका राष्ट्र का जो उसका स्वरूप क्या है, उसकी सोच क्या है, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो उद्देशिका जो है यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान में क्या निहित है, संविधान का मूल दर्शन करती है। ठीक है, मूल जो है ये चीज़ आपको बनेगा, ऑप्शन ए एक इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, किस चीज़ का उल्लेख है बेटा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है किस चीज़ का। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा है अवसर की समानता, तीसरा विचार की समानता, और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है हम लोगों को। तो इसमें से आपको देखना होगा कि क्या क्या कौन कौन सी मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे समानता मतलब समता। ठीक है, तो किस तरह की समानता की बात करता है, तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर बेटा, पहला और तीसरा है ना, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एंजॉय आ रहा होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको मज़ा आ रहा होगा, बाकी लोग
भी मज़ा महसूस करें, मैं बता दे रहा हूँ उन लोगों को। चलिए बच्चों, अगला आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। इसमें क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन आगे होना चाहिए था, सही है ये होना चाहिए, कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है, ये होना चाहिए। पहला कह रहा है उद्देश्य का समय, यहाँ पे उद्देशिका होना चाहिए बेटा, उद्देशिका का समय, सॉरी उद्देशिका का समय नहीं है, ये भी मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, स्वयं इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ करेक्ट। ये पहला प्रयास है बच्चों, तो थोड़ी सी असुविधा होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। ये कंप्यूटर एरर है हम लोगों का। उद्देशिका, ये उद्देशिका होना चाहिए, ठीक है, ये आपका उद्देशिका, ठीक है, इसको समझिएगा, उद्देशिका आपका है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, स्वयं, ये कट, इसको कट करेंगे हम लोग, स्वयं, स्वयं, स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है बेटा, सही है, कौन सा कथन सही है बताना है हम लोगों को। तो उद्देशिका न्यायालय में स्वयं परिवर्तनीय नहीं है, पहला ये कह रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर हम जवाब देते हैं आपको क्या होगा इसका। दूसरा कह रहा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है, सोचिए फिर मैं जवाब देता हूँ। अगला है उद्देशिका का स्रोत को इंगित करती है, का नहीं होना चाहिए, उस होना चाहिए बेटा, उस, ठीक है, उद्देशिका और उद्देशिका होना चाहिए यहाँ पे, उद्देशिका, ये भी करेक्ट है, उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है ना, उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। तो संविधान अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि उद्देशिका से प्राप्त करता है। उद्देशिका को पढ़ा जाता है, जब भी कोई अनुच्छेद पढ़ा जाता है तो उसमें तुरंत जा कर के हम देखते हैं कोई डिस्प्यूट होने पर कि क्या सही उल्लेख किया जा रहा है इस अनुच्छेद का, तो उसके लिए उद्देशिका को देखते हैं, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। और पहला क्या था, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ना, तो वास्तव में बिल्कुल परिवर्तनीय नहीं, अपने आप, मतलब ये न्यायालय में परिवर्तनीय की कोई उद्देशिका को आधार बना करके न्यायालय में आप नहीं जा सकते, किसी बात की उद्देशिका में ऐसी चीज़ें कही गई हैं तो आप उसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते, यानी कि ये सही है। स्टेटमेंट पहला भी सही हो गया आपका, और तीसरा मैंने बताया आपको वह भी आपका सही ऑप्शन हो गया। और दूसरा जो था आपका, उसमें उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल डेफिनेटली ये भी सही है। यानी कुल मिला के तीनों ऑप्शन आपके फिर सही हो जाते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो बच्चे सीरियसली पढ़े होंगे वही बता पाएंगे इसका। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा दोनों सही हो जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग आ रहे हैं बेटा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस में हम लोग की स्क्रीन पे ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन जो 14 है वो क्या कहता है, वो कहता है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है, ठीक है, यानी कि जो संविधान निर्माण करने वाली हमारी संविधान सभा थी, उनका मत किस में निर्णय होता है, यानी उनके जो विचार हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली कहाँ मिलेंगे बच्चों, उद्देशिका। किसी के विचार समझने के लिए हम लोगों का क्या है, अब मैंने अभी आपसे कहा कि किसी देश का संविधान जानना हो तो उसकी उद्देशिका पढ़ लीजिए, आपको संविधान पता चल जाएगा, क्लियर, तो उद्देशिका ही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि
ये क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है, इसका मतलब क्या है? नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव का, उपयुक्त सभी का, क्या है बताइए, ऑप्शन दीजिए। तो नेहरू ने क्या किया था 1946 में, बताइए 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में क्या किया था नेहरू जी ने? उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे कि नहीं लाए थे? लाए थे ना, बिल्कुल वही सही है। तो आपका क्या होगा? उद्देश्य प्रस्ताव होगा। वेरी गुड, जिनका दिमाग जा रहा है, बहुत तेज़ हैं वो लोग, लगता है यूपीएससी में जगह अपनी रिजर्व कर लेंगे, चाहिए भी। इसी उद्देश्य से हम लोग इस क्वेश्चंस की श्रृंखला भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और निश्चित तौर से आप लोग सफलता को प्राप्त करेंगे, ये शुभकामनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 16 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और उसमें कुछ शब्द जोड़े गए, मतलब होना चाहिए इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, ठीक है, कुछ शब्द जोड़े गए इसमें ऐसा होना चाहिए, शब्द जोड़े। इन संशोधनों द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए शब्दों का सही क्रम बताना है हम लोगों का, ठीक है। कुछ शब्द जोड़े गए और उसका जो शब्दों का सही क्रम क्या है चयनित करना है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर का शब्द हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको बताना है कि जो 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, अभी मैंने बात की कई बार आप लोगों से, तो कौन सा शब्द मतलब क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा गया। तो आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता किस ऑप्शन में है? ऑप्शन तीसरे में है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ठीक है। ये क्रम आपको याद होना चाहिए बेटा, इस क्रम को आप याद रखिएगा, ठीक है, इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए। फिर वही बात, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। क्रम बनेगा ना आपको, कौन कौन सा बनेगा? पहला, दूसरा और तीसरा। ये तो आप लोग जवानी क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल आप लोगों का लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन फिर से पुनः सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, देखते हैं हम लोग, ठीक, सी ऑप्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? विचार कीजिए। पहला क्या रहा है? प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो कोई डाउट है किसी को? कोई संदेह हो तो बताइए, 100% है, डाउट मत करिएगा। दूसरी चीज़ कह रहा है प्रस्तावना के अनुसार, का अनुसार लिख रहा है हमें, के अनुसार होना चाहिए, के अनुसार विधायिका अपने विधायक शक्तियों का, विधायक शक्तियों ना, विधायी शक्तियों का होना चाहिए यहाँ पे बेटा, विधायी शक्तियों का प्रयोग या उपयोग करने के लिए बाध्य है। प्रस्तावना के अनुसार, शब्द ऐसा होना चाहिए, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। तो आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो क्या बताना है आप लोगों को कि प्रस्तावना के विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। ऐसा तो कुछ है नहीं यार, कहाँ पे विधायिका को ये बाधित करता है? ऐसा नहीं करता है ये तो ये कहता है कि संविधान, मतलब विधायिका ऐसा कोई कानून न बनाए कि जिससे कि संविधान की मूल आत्मा इफेक्टिव हो। अगर ऐसा बना देते हैं तो वो जितना अंश उसका प्रभावित करेगा उतना वो समाप्त कर देगा, न्यायालय उसको समाप्त कर देगा, है ना। और पूर्ण रूप से अगर बनाएंगे तो पूर्ण समाप्त कर देगा, लेकिन बाध्य तो कहीं नहीं करता है यार, कहीं रोकता तो है नहीं, तो बाध्य नहीं करता है, बिल्कुल गलत है ये। तो यानी कि ऑप्शन केवल इसमें पहला वाला हो जाएगा, यानी कि इसमें जो तथ्य दे रहे हैं इसमें ऑप्शन भी आपको संयोग से दिख रहा है पहले नंबर पे ये, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं, 19वां पे। ये क्या कह रहा है?
निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट है? ठीक है, ये कह रहा है सन्निविष्ट है, सन्निविष्ट नहीं है बेटा, सॉरी सन्निविष्ट नहीं है। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? क्या नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो कितनी तरह की स्वतंत्रता बताई थी मैंने बेटा अभी आप लोगों को? 5 तरह की। कौन कौन था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्या क्या था इसमें? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आर्थिक का कहीं उल्लेख है बेटा? आर्थिक का तो बिल्कुल नहीं कहीं उल्लेख है, ये स्वतंत्रता नहीं दी गई, वरना सभी लोग जो है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस रूप में ये बी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? 19 में आपका ये हो गया। अब 20 में आ जाते हैं बेटा। चलिए 2-4 क्वेश्चन और भी बच्चे हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसमें क्या क्या शामिल थे ये बता रहा है, आपको बताना है। ठीक है, क्या क्या शामिल थे? पहला क्या कह रहा है? देखिए, इसे क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं फिर भी हम लोग। भारत एक स्वतंत्र प्रभु गणराज्य है। कोई डाउट किसी को? 100% है। ठीक है, अगर डाउट रहा होगा तो हटा दीजिएगा। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, बिल्कुल सही है ऐसा। दूसरा है, संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघ सरकार को नहीं दी गई हैं, जो संघ सरकार को नहीं दी गई। ठीक है, क्या मतलब है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। हाँ, 100% बिल्कुल करेंगी। क्यों नहीं करेंगी भाई? संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी, कोई भी इकाई पे कोई दबाव नहीं डाला जाता है, तो बिल्कुल है। उद्देश्य प्रस्ताव बिंदु में शामिल था, ये बिल्कुल था शामिल, ये भी सही है। नहीं पता था तो आप जान लें बेटा, ये भी शामिल था उसमें। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। और अगला है, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता है। 100% सही है, जनता ही संप्रभु स्वतंत्र भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियाँ, मतलब भारत की संपूर्ण शक्ति किसमें? जनता में निहित है बेटा। ठीक है, हम भारत के लोग, संविधान का स्टार्टिंग का प्रियम्बल का यही शब्द है, हम भारत के लोग, यानी पूरी शक्ति किसमें? भारतीय जनता में निहित है। ये भी सही ऑप्शन है आपका। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। चौथे नंबर पे जो था वो चौथा नंबर है, नंबरिंग इसमें छूट गई है बेटा, नंबरिंग में। अगले चौथा में क्या है? अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। डेफिनेटली ये बात कही गई है। ठीक है, ये हमारे जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था नेहरू, उसमें बात ये कही गई थी, इन्हीं आधारों पर ही तो देखिए अल्पसंख्यकों के लिए मतलब जो है स्थान दिया गया, जनजातियों को सुरक्षित, दलितों को सुरक्षित, SC ST को सुरक्षित करने की बात कही गई थी। ये उल्लेख हमारे संविधान मतलब उद्देशिका में एक तरह से उद्देश्य प्रस्ताव में था, नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव। तो बेटा ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल चारों सही हैं, तो जिसमें भी कूट में होगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या डी नंबर पे है, चौथे नंबर पे करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं 21 क्वेश्चंस नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? आपको करेक्ट बताना है कौन से सही हैं इसमें से। ठीक है, तो देखिए पढ़ते चलते हैं, बहुत सीरियसली पढ़िएगा, मैं यही जवाब इसका दे देने की कोशिश करूँगा आपको। पहला है, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही है, इतना यहाँ तक तो सही है।
फिर आगे क्या है, और ये देखिए शब्द यहाँ पे सनी शब्द यूज किया गया है, तो ये नहीं है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जो अंततः उद्देशिका बना। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, सही है, सही है, ये सही हो गया आपका। आगे है बेटा, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है, 100% लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाए गए थे, यह भी सही है, बिल्कुल सही है आपका है। आगे देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। चौथे में कह रहा है उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। अरे यार ये कहाँ कहता है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, मूल अधिकारों को कहाँ लेकर के बैठा है भैया, ये कहाँ ज़बरदस्ती आपने डाल दिया इसमें, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब इसके साथ में जो मिलता है वो देखते हैं, इसमें क्या बताना था हम लोगों को, कूट में था या क्या था, देखते हैं इसमें। हाँ कूट में था, तो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन जहाँ पे होगा वही करेक्ट होगा और पहले नंबर पे ही है। चलिए अब इसको ही कर लेते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। बिल्कुल वेरी गुड। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है। वाह भाई वाह, कितनी तरह के न्याय की बात करता है ये, ठीक है, कितने तरह के न्याय की बात बताएगा, बताइए। 3 तरह के न्याय होते हैं ना, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। तो देखो भैया क्या कह रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक न्याय, ये कौन सा न्याय है भाई, ये तो बिल्कुल उद्देशिका नहीं कहता है, तो भाई ये हो जाएगा आपका कौन सा, मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं ये क्वेश्चन में डाल करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ आपको ये देखनी होगी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो बाकी जो है पहला, तीसरा और चौथा है ना, तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन किस में है बेटा, पहला, तीसरा, चौथा ये ऑप्शन सी में है आपको, ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा ये ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलिए बस हम लोग समापन की तरफ हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, बताइए भाई। अभी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कहा था, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया है ना, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया, बिल्कुल हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। चलिए आ गया, तो क्या है, मैंने बताया था जनवरी महीने में है, तो देखिए दिसंबर जहाँ जहाँ दे रहा है, जून, नवंबर हटाइए, सबको भगाइए, मिल गया क्या, जनवरी के महीने में आ जाइए। मैंने जनवरी आप लोगों को हिंट दिया था लास्ट क्वेश्चन में, आ गया ना। तो 22 जनवरी 1947, ठीक है, 1947 को जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आदरणीय जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था, वह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया था, चर्चा होने के बाद पारित कब कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को ये पारित कर लिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्वेश्चन है ये। चलिए ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। और अगला पुनः क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, उम्मीद करता हूँ 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला में ये आपका 24वां क्वेश्चन है। अगला है बेटा, इसमें क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया है। किस रूप में वर्णित किया गया है भाई, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। तो ऑप्शन है संप्रभु गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो क्या क्या होगा बेटा इसमें से, ज़रा बताइए आप लोग हमको, क्या क्या हो सकता है इसमें, कैसा गणराज्य है भारत, है ना, ये बताना है आपको। तो आपको इसमें देखना होगा कि कौन कौन सा गणराज्य है। तो संप्रभु गणराज्य है, बिल्कुल 100%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि 100% इसमें डाउट नहीं है कि संप्रभु गणराज्य नहीं है, संप्रभु गणराज्य है, क्योंकि ये अपना निर्णय स्वयं से लेता है। और लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल है, लोकतंत्र के द्वारा जिन्हें चुना जाता है, ये भी सही है। समाजवादी गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ये 2 गणराज्य पे तो संदेह करने का मन कर रहा है, ठीक है, तो संदेह करिए इस पे, इन दोनों पे संदेह करिए, समाजवादी गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य ये नहीं है भाई।
जो कि हमारी प्रस्तावना, देखिए होता क्या है, अगर आप इसको विशेष तौर से देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है भारत, ठीक है, क्योंकि हमारा, लेकिन ये फंडामेंटल राइट में दिया गया है ना, यहाँ पर बेटा लिख दिया है सीधा सीधा। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको देख करके भ्रमित हो सकते हैं, वो ये कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, लेकिन ऐसा बेटा यहाँ पर उद्देशिका में पूछा है, ना कि भारतीय संविधान में पूछा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कह रहा है ना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के बारे में नहीं कहा गया है, समाजवादी गणराज्य के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संप्रभु गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में उल्लेख करता है, तो ये दो सही हो जाएंगे बेटा, बाकी गलत हो जाएगा। यानी पहला दूसरा जिस भी ऑप्शन में होगा वो डेफिनेटली आपका सही जाएगा, यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे बात को। देखिए अभी क्वेश्चन इसको अगर नॉर्मली आप करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि सारी बातें कह रहा है हमारा संविधान, धर्मनिरपेक्ष को लेकर के आप लड़ भी सकते हैं, लड़िएगा मत, ये आप प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में कह रहा है, तो इस नाते इसको बिल्कुल निर्विवाद क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज का 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट का क्वेश्चन बेटा, ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? क्या कहता? ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, बिल्कुल ऐसा माना जाता है, सही है। तो उसमें पूछ क्या रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? इसमें से ऑप्शंस बताना है बेटा कि क्या क्या प्रकट करती है। प्राधिकार का स्रोत, ठीक है, पहले क्या है, प्राधिकार का स्रोत, हाँ सही है, ये बिल्कुल करती है। अगला कह रहा है भारतीय राज्य की प्रकृति, बिल्कुल बताती है, हम कैसा सोचते हैं, भारतीय लोग कैसा सोचते हैं, भारतीय संविधान निर्माता किन उद्देश्यों को लेकर के संविधान बना रहे हैं, ये सब बातें स्पष्ट होती हैं, बिल्कुल सही है। और उनका उद्देश्य क्या है, बिल्कुल ये भी बताती है, उद्देश्य का बिल्कुल स्पष्ट करती है प्रस्तावना। अगला है अंगीकार करने की तिथि, बिल्कुल है, हम लोगों ने देखा है ना 26 नवंबर 1949 ईस्वी, तो बिल्कुल है, ये चारों ऑप्शन सही है बेटा। तो इसमें से चारों आपके सही हो जाएंगे, अंगीकार करती है, तो इसमें से आपके हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा आता है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। तो इसमें से जो बेटा आपका होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने आज हम लोगों का 25 क्वेश्चंस का ये आपका एक प्रैक्टिस सेट था, एक तरह से कहिए लास्ट ईयर को आने वाले क्वेश्चंस जो आपके थे उसमें से कुछ क्वेश्चन थे, और जो संभावित प्रश्न बन सकते थे इससे, वो हमने बनाने का प्रयास किया। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग इसको करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी अपने आप को जज करने का अच्छा अवसर मिला होगा। और आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आगे के क्रम में हम लोग नेक्स्ट डे जो है संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में लेके आएंगे, फिर उसके बाद नागरिकता, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट, और फिर उसके बाद में आप नीति निषेध तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर उसके बाद संघ के बारे में हम लोग लेके आएंगे। मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर वाइज हम लोग इस टॉपिक को लेंगे और बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे, और ये आपके लिए कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, ठीक है। और आप लोग इसको कमेंट करिए, और इस पर जो भी अपनी कोई त्रुटियां, अगर कोई आपको कमी लग रही हो तो उसके बारे में आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे, हम लोग प्रयास करेंगे। अभी हम लोग का पहला वीडियो था, तो अगर कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, ठीक है, ओके।